नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 5 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे COP27 के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में। ये आपके जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, गवर्नेंस का टॉपिक है, डेवलपमेंट इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं COP27 के बारे में और COP27 के अंदर कौन से वो मेजर प्लेयर्स हैं जो इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना एक मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, जो कि 6 नवंबर को होने वाली है इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर के अंदर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, जिसे यूएनएफसीसी भी कहा जाता है, 197 कंट्रीज़ हैं जो इसकी सिग्नेचरीज हैं। इनकी खुद ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके खुद के जो कंसर्न्स हैं और इंटरेस्ट हैं वो इकट्ठे हैं। इन सभी कंट्रीज़ के जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। फिलहाल ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी एक कंसेंस पर आया जा सके ताकि इस इतने बड़े चैलेंज को हम किसी भी तरीके से रोक सकें। आज हम बात करने वाले हैं उन मेन स्टेक होल्डर्स के बारे में, उन नेगोशिएशन ब्लॉक्स के बारे में जो एंगेज्ड हैं इस यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसे COP27 कहा जा रहा है। जिसके अंदर आज हम सबसे पहले बात करेंगे चाइना की, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है। इस बार चाइना के अंदर जो गर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस बार चाइना के अंदर देखा गया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर भी कई समस्याएं देखी हैं और उसकी जो सिक्योरिटी है, इनकी ऊर्जा की सिक्योरिटी भी इस बार रिस्क पर रही है, जिसकी वजह से इन्होंने कार्बन का उत्सर्जन इस बार पिछले सालों के मुकाबले बढ़ाया है। जब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, तो देखिए, अक्सर जियोपॉलिटिक्स क्लाइमेट के मुद्दों से ऊपर रखी जाती है। अगर हम एक इसका एग्जाम्पल देखें तो जिस समय ताइवान का इशू चल रहा था और ताइवान की वजह से डिप्लोमेटिक बहस चल रही थी अमेरिका और चाइना के बीच में, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाली एक क्लाइमेट टॉक को चाइना ने, बीजिंग ने कैंसिल कर दिया था। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। इस बार ये एक अप्रूवल के साथ आए हैं जो कि इनकी कांग्रेस ने, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ने अप्रूव किया है, जिसकी वजह से क्लीन एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये जो प्रोविज़न है ये है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जो साइन किया है यूएस के प्रेसिडेंट ने अगस्त में, और एक्सपेक्टेड है कि क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल हो सकती है। इसी के साथ साथ ये लोग जो कार्बन एमिशन है उसे 1 बिलियन टन तक घटाना चाहते हैं इस डेकेड के अंत तक। यूनाइटेड स्टेट्स की, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस और भी अग्रसर है कि किगाली एग्रीमेंट जो है मॉन्ट्रियल का, उसको भी कम कर सके और फेज डाउन कर सके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें HFC भी कहा जाता है, ये एक क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस बार ये यूएस जो है एक प्रपोजल लेकर आ रहा है इस साल के अंत तक, जिसके अंदर ये लोग मीथेन रूल्स भी अनाउंस करने वाले हैं ऑयल और गैस सेक्टर से संबंधित। फिर अब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर बेसिकली पहले 28 कंट्री आती थी। अब जब से ब्रिटेन इससे बाहर निकला है, यूनाइटेड किंगडम्स, अब ये रह गई हैं 27 कंट्रीज। यूनाइटेड जो यूरोपियन यूनियन है ये ग्लोबल लेवल पर 8% का कंट्रीब्यूशन करता है क्लाइमेट चेंज के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक के रूप में। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, मतलब ये लोग कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित। अभी फिलहाल जो इनका ब्लॉक है, ये इनका टारगेट ये है कि नेट, देखिए, इन सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी यूनियंस हैं या जो ब्लॉक्स हैं, सब ने अपने अपने टारगेट्स लिए हुए हैं। तो इस समय इनका जो ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का, एक ब्लॉक का मतलब रहता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ का एक यूनियन जिसके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ये जो ब्लॉक है जिसे यूरोपियन यूनियन हम कह रहे हैं, इन्होंने ये टारगेट लिए हैं कि ये नेट एमिशन, मतलब ये जो अपनी एमिशंस है उसको कट करेंगे लगभग 55% 2030 तक, 2090 के लेवल पर
लेवल को ध्यान में रखते हुए कि जितना इनका 2090 में उत्सर्जक था, 2030 में वो 55% तक घट जाएगा। अब ये लोग इन्होंने ये भी टारगेट लिया है कि बिल्कुल ज़ीरो एमिशन कर देंगे ये 2050 तक। लेकिन ये अभी भी इनके यहाँ ये बहस छिड़ी हुई है कि हम किस तरीके की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें ताकि इन सब गोल्स को अचीव किया जा सके। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो 2019 में ब्रिटेन ने ये प्लेज लिया है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन को करे, मतलब अपने कंट्री के अंदर जो एमिशंस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ज़ीरो कर देगा 2050 तक। पिछले साल इन्होंने ये कमिटमेंट लिया है कि 2035 तक हम 2090 के मुकाबले इस एमिशन को 78% तक घटा देंगे। हालांकि पिछले महीने अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस किया है एक नया ऑयल एंड गैस लाइसेंस नॉर्थ सी के अंदर, और इनका कहना ये है कि इनका जो क्लाइमेट एम्बिशन है, इस फैसले से इनका क्लाइमेट एम्बिशन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं बेसिक कंट्रीज़ की। बेसिक कंट्रीज़ का मतलब है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। देखिए, इन्होंने भी अपना एक ब्लॉक बनाया है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस है। ये फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग इकोनॉमीज़ है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो आज के समय इन बेसिक कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। फिलहाल जो रिच कंट्रीज़ हैं, और इन सभी कंट्रीज़ ने, जो बेसिक कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अमीर देशों से ये कहा है कि आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग कीजिए, जो इक्विटी है उसकी डिमांड को कंप्लीट कीजिए। यूएनएफसीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि सभी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कॉमन है कि आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, लेकिन सभी की अपने देश को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं। अब जितने भी वेल्दी कंट्रीज़ हैं, इनका बेसिकली इन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एमिशन है ये कर चुकी हैं। अब ये कंट्रीज एमिशन करने के बाद डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस आज हम देख रहे हैं या झेल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही देन है। तो इस समय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यूएनएफसीसी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप इसको टैकल कीजिए, और क्योंकि आपने ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो अब इस चीज़ की जिम्मेदारी लीजिए और इस समस्या का समाधान निकालिए। इंडिया ने रजिस्ट किया है कि हम कोयल का जो यूज़ है उसको कम नहीं करेंगे। चाइना का भी यही कहना है। चाइना बेसिकली पैतरेबाजी कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया इसको कम कर दे, क्योंकि इंडिया ने रजिस्ट किया है तो चाइना इसके लिए पैतरेबाजी कर रहा है कि ये एमिशंस को कम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमसे कम करने के लिए बोला जा रहा है। कोप 26 के अंदर लास्ट ईयर हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई थी कि आप डेवलपिंग कंट्रीज से किस तरीके से कह सकते हैं कि आप कार्बन एमिशंस को कम कीजिए। ब्राज़ील से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देखिए ब्राज़ील इस समय क्या कर रहा है, ब्राज़ील के अंदर जो अमेजन फॉरेस्ट है वो उसको काट रहा है और उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ पैसा जो है वो कमा सके और अपने देश के अंदर उसको लगा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। अब जो कार्बन क्रेडिट मार्केट है उसको, उसकी जो डिटेलिंग रूलिंग है, इससे ब्राज़ील से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो स्पेयरहेड नेगोशिएशंस है जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट के जो मार्केट है उसकी डीलिंग को मोनेटाइज, फॉरेस्ट को मोनेटाइज ना किया जाए। लेकिन ब्राज़ील का कहना यह है कि अगर हम इन्हें मोनेटाइज नहीं करेंगे तो हमें वो पैसा कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। हम इन जंगलों को सुरक्षित रख रहे थे अब तक, लेकिन जितनी भी जो अमीर देश हैं वो किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो हम अपने देश का डेवलपमेंट कैसे करें। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के अंदर देखिए, साउथ अफ्रीका ये कोशिश कर रहा है कि वो एक साइड डील कर ले यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स या किसी भी कोई अदर नेशंस के साथ, ताकि वो उन्हें 8.5 बिलियन डॉलर्स जो है इतने पैसे प्रोवाइड करवा सकें ताकि वो फॉसिल फ्यूल्स से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसमिशन को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इस ट्रांजिशन को बिना किसी मदद के कंप्लीट कर सके। अब ऐसे कई सारे नेगोशिएशन ब्लॉक्स हैं जो अपनी बात रखते हैं इस यूएनसीसी के अंदर, और कई सारी कंट्रीज़ ने अपने इकट्ठे होकर ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। जैसे कि एक ब्लॉक है G77 जिसके अंदर चाइना भी है। चाइना एक अलग से देश इसके अंदर है, G77 प्लस चाइना इसे कहा जाता है। इसके अंदर 77 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाइना भी इसके अंदर है। और ये बेसिकली इस बात पर टिके हुए हैं कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हर कंट्री अपने देश को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है।
इसके बाद एक अम्ब्रेला ग्रुप है। अम्ब्रेला ग्रुप एक नॉन यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। उसके बाद एक है अफ्रीका का ग्रुप। अफ्रीका के जो यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग ले सकें, जिसके अंदर इनका कहना ये है कि जो एक्सपेंडिंग इकोनॉमीज़ हैं, इन्हें फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत है ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। जो क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम है, इसके अंदर 58 कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है क्लाइमेट से। ये जो क्लाइमेट के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो प्रभाव में सबसे ज़्यादा कोई कंट्रीज़ हैं तो वो ये क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम है। इसके अंदर बांग्लादेश और मालदीव्स भी इंक्लूडेड है। ये जो ग्रुप है, इनकी जो कोर डिमांड है वो ये है कि एक डेडिकेटेड फंड जो है अमीर कंट्रियों को, जो रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्हें इन वल्नरेबल कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाना चाहिए लॉस और डैमेज के तौर पर, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज संबंधित समस्याएं ये कंट्रीज़ फेस कर रही हैं, ये समस्याएं इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के कार्बन एमिशन का नतीजा है। इसके बाद एक है अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ये जो अलायंस है इसे कहा जाता है एओसिस। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं ये डिसअप्रोप्रिएटली वल्नरेबल हैं क्लाइमेट इफेक्ट से। मतलब आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो इन कंट्रीज़ के अंदर इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है समुद्र के अंदर जल स्तर बढ़ने की वजह से, और इनका जो कोस्टल रीजन है वो धीरे धीरे एरोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। फिर है इंडिपेंडेंट अलायंस, जो लैटिन अमेरिका और कैरिबिया के बीच में है, जिसे एलाक ब्लॉक भी कहा जाता है। ये इसके अंदर अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि क्लाइमेट एम्बिशन को लेकर, और ये लोग चाहते हैं कि रिच नेशंस जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा फंडिंग करें। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ग्रुप है, इसके अंदर 46 नेशन है जो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के अंदर, जिसकी वजह से इन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, ये लोग डैमेज की मांग तो कर ही रहे हैं। इनका कहना है कि जो डैमेज हुआ है आप लोग उसका तो पैसा हमें मतलब आप दीजिए ही। इसके अलावा इनका कहना ये है कि आप हमें डबल अमाउंट दीजिए ताकि हम आने वाले समय में इन सब चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि अभी तो हम ये जो पैसा आप हमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित देंगे वो इसी चीज़ में लगा देंगे कि इस तरीके से हम सस्टेन कर सकें इस समय। दूसरा एक है पावरिंग पास्ट कोल अलायंस। ये एक स्पीयर हेडेड है जो ब्रिटेन और कनाडा और 14 नेशंस का मिलाकर बनाया गया है। इसके अंदर कई सारे लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं और कंपनीज़ हैं जिनका प्लेज ये है कि किसी तरीके से तेज़ी से ऐसा ट्रांजिशन बनाया जाए ताकि क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट किया जा सके। उसके बाद है हाई एम्बिशन कोalition। इसको बेसिकली चेयर करती हैं मार्शल आइलैंड्स। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके अंदर इंक्लूडेड है कोस्टा रिका और यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। ये जो ग्रुप है ये पुश करता है ज़्यादा एग्रेसिव एमिशन टारगेट्स को और क्लाइमेट पॉलिसीज़ को। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, IEPFA ये एक इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक एजुकेशन अवेयरनेस और प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और ये हुआ है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में। अब ये बेसिकली क्या है, देखिए इसके अंदर जो मेजर इनिशिएटिव्स इससे एसोसिएटेड हैं वो है, सबसे पहला एक तो इसका मैस्कोट है फंडू, और इसके अंदर 3 मुख्य इसके इनिशिएटिव्स हैं। वो है निवेशक दीदी, जो कि एक गाइड बनाई गई है इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर वुमेन। मुख्य रूप से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक गाइड बनाई गई है। दूसरा है निवेशक सारथी, जिसके अंदर एक इन्वेस्टर्स के लिए अवेयरनेस वैन बनाई गई है, और तीसरा है इन्वेस्टर्स की हैंडबुक। अब देखिए, इनके बारे में हम थोड़ा सा खोलकर बात करते हैं कि फंडू क्या है, निवेशक दीदी क्या है, या निवेशक सारथी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडू के बारे में, जो कि मैस्कोट है IEPFA का। ये बेसिकली सेलेक्ट किया गया है, 1 महीने लंबा एक ओपन कॉन्टेस्ट चलाया गया था माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। उससे जन भागीदारी से फंडू को मैस्कोट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ये जो मैस्कोट है इसका बेसिक आइडिया ये है कि ये विज़न रखता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं
उनकी अवेयरनेस को बिल्कुल आखिरी हद तक ले जाया जा सके, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। एक ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया है कि इसको आसान बनाया जा सके और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली सिंपल मैसेजेस से या फिर किसी भी प्रकार के जनादेश से या इनिशिएटिव से ये लोग कनेक्टेड रहें। दूसरा बनाया गया है निवेशक दीदी, जो इसका पहला एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है। अभी जो निवेशक दीदी का इनिशिएटिव है इसके अंदर ये एक बहुत ही अलग एंडेवर बनाया गया है। इसके अंदर ये जो अथॉरिटी है इन्होंने पोस्ट इंडिया भारत के पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर ये महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये इन्होंने बनाया है निवेशक दीदी, मतलब महिला डाकिया। ये एक इंटेंस सोशल कनेक्शन रखती हैं, इनका एक बहुत बड़ा सामूहिक दायरा होता है। ये लोग मुख्य रूप से जो ग्रामीण लोग हैं और स्पेशली जो महिलाएं हैं उनसे कनेक्टेड रहती हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं। इसके बाद आता है निवेशक सारथी। निवेशक सारथी जो इनिशिएटिव है इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी को ध्यान में रखा गया है और उसको प्रमोट करने के लिए काम किया गया है। ऐसे एरियाज़ जहां पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता या इस तरीके की नॉलेज नहीं है, वहां पर नॉलेज को बढ़ाने के लिए और स्प्रेड करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑडियो विजुअल और प्रिंट मटेरियल बनाया गया है। एक स्पेशली वैन डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर टीवी डिस्प्ले को इक्विप किया गया है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रखी गई है, ताकि जिन एरियाज़ में लिटरेसी कम है उन एरियाज़ में ये वैन्स घूम फिर कर इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी लोगों के साथ शेयर कर सकें। उसके बाद बनाई गई है एक इन्वेस्टर्स हैंडबुक। इसके अंदर सेविंग्स, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपाइल किया गया है और एक बहुत बड़ी नॉलेज दी गई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल तरीके से। ये एनेबल करता है, ये इतनी जानकारी देता है लोगों को कि वो सेंसिबल फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। इसी के साथ साथ 75 डेडिकेटेड IAPs बनाए गए हैं। IAPs जो हैं ये इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए गए हैं, ताकि जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स की सोसाइटी के अंदर जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सके इस इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन के अंदर। देखिए, इसके साथ साथ ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम शुरू किए हैं वो बेसिकली क्या है। ये है IEPFA। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। इसे देखिए, ये एडमिनिस्टर करती है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को और उनके प्रोटेक्शन फंड को, कि उनका जो फंड है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये इनका काम ये है कि ये एक रिफंड प्रोवाइड करवाया जा सके शेयर्स का, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का या फिर मैच्योर्ड डिपॉजिट्स का जो इन्वेस्टर्स ने किए हैं। IEPF जो है ये फंडेड है उन अमाउंट से जो डिविडेंड्स हैं, एप्लीकेशंस मनी आती है, या मैच्योर्ड जो डिपॉजिट्स हैं जो कि अनपेड हैं या तो पे नहीं किए गए हैं या अनक्लेम्ड हैं कि वो अब तक क्लेम नहीं किए गए हैं और 7 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। ये जो फंड है ये मेंटेन किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 266 के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं जिसके अंदर आपके डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाए तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।